Assalamu alaikum. Students, today our topic for discussion is electrical properties of materials. This is our fourth lecture of properties of material series. First lecture, you know very well, the first lecture about the mechanical properties of material. Second one is the thermal properties, then magnetic properties and no electrical properties of material. Electrical properties में हम material के बिहेवियर को, इलेक्ट्रिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होगी या मटेरियल की कंडक्शन के हिसाब से कौन सी टाइप्स हैं, इस तरह की चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में देखें तो आपको पता है मटेरियल जो है कंडक्शन के हवाले से यूजुअली ओम लॉ को हम ओबे करते हैं, ओम लॉ को देखा जाता है क्योंकि कंडक्शन स्पेशली मेटल्स में कंडक्शन जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। तो पहले हमें ओम्स लॉ का थोड़ा पता होना चाहिए कि ओम लॉ क्या है। आप लोग ओम लॉ के बारे में मैट्रिक से जानते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये समझ लें कि हम रिकॉल करेंगे ओम लॉ को। तो ओम लॉ है V इक्वल टू आई आर, यानी जैसे जैसे कंडक्टर जब किसी सैंपल के क्रॉस आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे मटेरियल के अंदर उसी सैंपल के अंदर करंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। सो V इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ। और यहाँ R जो है आपको पता है R रेजिस्टेंस है जिसको ओम्स में मेजर किया जाता है, और V पोटेंशियल जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं या वोल्टेज भी से कहते हैं, और करंट जो है इसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। और आप लोग फिगर में देख भी सकते हैं, फिगर के हमने अगर देखो तो सैंपल के क्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है और उसमें से करंट गुजर रहा है। जैसे जैसे हम करंट को वेरी करेंगे वैसे पोटेंशियल को वेरी करेंगे करंट में भी चेंज आएगी। लेकिन ये जो यहाँ रेजिस्टेंस है ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस वेरी करती है। अगर हम ओम्स लॉ जो है इसमें ये अगर फिजिकल कंडीशन जो है उनको आप चेंज नहीं करते तो फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर फिजिकल कंडीशन में चेंज लाते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो यहाँ जो टर्म रेजिस्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टिविटी है रो ए ओवर एल, और इसकी फार्मूले की डेरिवेशन आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और यहाँ रो जो है ये इसके यूनिट्स ओम मीटर्स हैं, और ये अगर आप लोग देखें तो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल है, यानी बाहर तो नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस रो रेजिस्टिविटी जो है ये रेजिस्टेंस पर, ये एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल और फिजिकल कंडीशंस पर, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर आप लोग कंडक्टर के एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो अब देखें, अगर आप लोगों के पास एक सैंपल, आप रिसर्च में एक सैंपल प्रिपेयर करते हो और उस सैंपल की आप रेजिस्टेंस मेजर करने की बजाय आप रेजिस्टिविटी मेजर करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर आप डिस्क्राइब कर सकोगे। समझने की बात है कि रेजिस्टेंस अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, आपने मटेरियल तैयार किया, आप उसकी डायमेंशन एक खास है तो आप उसकी रेजिस्टेंस मेजर करते हो, आपको रेजिस्टेंस की भी एक खास वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर उसी मटेरियल को अगर आप उसको उसका एक पीस कहीं भी आप करेक्टराइजेशन के लिए भिजवाते हो तो आप उस पीस की जब करेक्ट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट होगी क्योंकि उसकी डायमेंशन चेंज हो गई है। तो डायमेंशन की वेरिएशन से रेजिस्टेंस में चेंज आती है। लेकिन अगर आप उस किसी सैंपल के रेजिस्टिविटी को मेजर करते हो तो डायमेंशन को जैसे मर्जी चेंज करो, रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगी। ये उसकी सिंपल सी ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन भी हमें यही बता रही है कि रेजिस्टिविटी बाहर तो आर ए और एल पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर आप फर्ज करें आप एल को कम करते हो, लेंथ को कम करते हो, लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो देखो डिनोमिनेटर कम हुआ, न्यूमरेटर भी कम हो गया, तो रिजल्ट वही का वही रहेगा। तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है सिर्फ, यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी खास और होगी, सिल्वर की और होगी, गोल्ड की और होगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ये नेचर मटेरियल पर तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ ये डिपेंड करती है उस मटेरियल की डायमेंशंस पर भी, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती।
सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किसी भी सैंपल का जब आप डिटरमिन करने जाओ तो आप लोग उसकी रेजिस्टिविटी को मेजर करो, ना कि रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से अगर हम नोट करें तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और उसी तरह अगर रेजिस्टिविटी आर ओवर एल है तो जो कंडक्टिविटी होगी एल ओवर आर ए, और इसके यूनिट्स पर हम होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर मेटल्स में बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसलिए अब जब बाहर से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन फौरन उस फील्ड को फील करते हैं और फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में टू फील्ड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और मेटल्स ही वो मटेरियल हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। आप लोग देखें इस टेबल में कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाए गए हैं। एक ही बात है, आप रेजिस्टिव को देख लो या कंडक्टिविटी को, किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी कम है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हमें मटेरियल दिए गए हैं वो सिल्वर, कॉपर, अनयील्ड कॉपर, गोल्ड, ये तो सारे मेटल्स हैं। इसका मतलब है इन मेटल्स की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को कंपेयर किया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर आप लोग देखो तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है और 10⁻⁸ में है, तो कंडक्टिविटी उसी हिसाब से ज्यादा होगी, और ये 10⁻⁷ में है। तो ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए है कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम और कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स, ये पहली बात तो ये इनका यूज कहाँ होता है। सेमीकंडक्टर्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेजर, सोलर सेल, हर जगह पे इस तरह की हर चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर जो है ये मेटल से थोड़े डिफरेंट है, इनमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है। मेटल्स में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन होती है लेकिन मेटल से कम। और हम सेमीकंडक्टर का टाइप देखें तो दो मेन टाइप है इसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर इंप्योरिटी मौजूद हो लेकिन वो इंप्योरिटी बहुत ही कम हो, इतनी कम के 10⁻⁻ एटम्स में एक एटम इंप्योरिटी का हो तो हम कहेंगे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक बात तो ये, दूसरा उसमें जो इंप्योरिटी हो वो इंटेंशनली उसको ऐड किया ना किया जाए तो हम कहेंगे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो रिलेटिवली हाई होती है। तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो हमें चीजें पता चली, एक ये कि इसमें इंटेंशनली इंप्योरिटी इंटेंशनली इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती, बल्कि नेचुरली जो इंप्योरिटी होती है वही होनी चाहिए, लेकिन उससे इंप्योरिटी की मिकदार भी बहुत कम, और 10⁻⁻ एटम्स में एक इंप्योरिटी का एटम होना चाहिए। दूसरी जो टाइप है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये, इसमें हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, इंप्योरिटी जो है वो ऐड की जाती है इंटेंशनली, और ऐसे सेमीकंडक्टर जो हैं वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। और ये सिर्फ इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए बनाए जाते हैं, इंप्योरिटी यानी इसलिए ऐड की जाती है ताकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की उसको थोड़ा कम किया जा सके। और जब आप इंप्योरिटी ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो जनरेट होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंडक्शन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि ये सेमीकंडक्टर या दूसरे मटेरियल्स में कंडक्शन जो है वो कैसे होती है। इसके लिए वो बैंड थ्योरी जो है वो ज्यादा रिलायबल है, उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। लेकिन ये बैंड्स, एनर्जी बैंड जो है ये कैसे बनते हैं, एनर्जी गैप कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा कि जब एक एटम आपके पास है, आपको पता है एटम में न्यूक्लियस है और सराउंडिंग उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। और जैसे जैसे एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिटल्स में होते हैं, और जैसे जैसे एटम आप मटेरियल एक लेते हो, बल्कि मटेरियल बल्क फॉर्म में, तो उसमें लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, तो फिर ऑर्बिटल एटम्स उनके इलेक्ट्रॉन भी फिर उस हिसाब से बहुत ज्यादा होंगे, और ऑर्बिटल्स उन
इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जब एटम बल्कि फॉर्म में मटेरियल लेंगे तो उसमें वो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और उनकी ओवरलैपिंग से वो लेवल एनर्जी ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स नहीं रहते, बल्कि वो एनर्जी बैंड बन जाते हैं। बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की होगी तो एनर्जी बैंड प्रोड्यूस होंगे, और इन उन एनर्जी बैंड की बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर आपको वैसे पता है ना, ये वो मटेरियल है जिनमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। तो अगर हम बैंड्स के हवाले से देखें तो मेटल्स में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड जो ओवरलैप कर रहे होते हैं, लिहाजा इनके और इनके दरमियान बिल्कुल गैप, एनर्जी गैप नहीं होता, जिसकी वजह से जो ही आप बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं, फॉरन इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन शुरू हो जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में ले जाना चाहो तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ अप्लाई करना पड़ता है, और कुछ एनर्जी फील्ड की इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जिससे वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे और फिर वो कंडक्ट करना शुरू करेंगे। इंसुलेटर में ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो फर्मी गैप बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि अगर आप लोग वो पोटेंशियल अप्लाई करो और वो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल से फील्ड से जितनी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लें, वो इतनी एनर्जी नहीं उनको मिल सकती कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। इसलिए इनमें कंडक्शन बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। तो हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप की बेस पर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम मटेरियल्स के हवाले से देखें तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं। कंडक्शन के हवाले, कंडक्शन को सामने रखते हुए देखें, एक इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मटेरियल्स की, एंड दैट क्लास इज सुपर कंडक्टर्स। और सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स में जो फिनोमेना होता है कंडक्शन का, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स ये वो मटेरियल्स हैं या वो मेटल्स हैं, स्पेशली बहुत सारे मेटल, बहुत सारे अलाइज, ये सुपर कंडक्टर्स हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स कैसे होते हैं? सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनको अगर हम, जिनकी रेजिस्टेंस अब्रप्टली जीरो हो जाती है, यानी अगर आप टेम्परेचर को कम करते जा रहे हो तो एक खास टेम्परेचर पर, क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, वो फॉरन रेजिस्टेंस को जीरो शो करते हैं। देखिए वैसे तो आप लोगों को पता है किसी भी मटेरियल में, स्पेशली मेटल ले लें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कम होगी। अब्रप्ट जो डिक्रीज है या अब्रप्टली जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती, चाहे टेम्परेचर जितना भी कम कर दे। लेकिन सुपर कंडक्टर की ऑन द अदर हैंड ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, रेजिस्टेंस पहले कम होगी, लेकिन फिर एक टेम्परेचर खास आएगा जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। उस टेम्परेचर पर जो सुपर कंडक्टर है उनमें अब्रप्ट डिक्रीज आती है रेजिस्टिविटी में, और यकदम रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। उस इस फिनोमेना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी रेजिस्टिविटी का अब्रप्टली जीरो हो जाना लो टेम्परेचर पर। लेकिन वो लो टेम्परेचर इतना लो नहीं कि 0 केल्विन हो, 0 केल्विन से ज्यादा ही होता है। तो उस ये रेजिस्टिविटी का जीरो हो जाना, दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, और उन मटेरियल्स को फिर हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर ये रेजिस्टिविटी जीरो होगी उसको हम कहेंगे क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत सारे मेटल, सोलर सॉल्यूशन, अलॉयज, सिरेमिक्स, ये सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो करते हैं। उनमें ये दिखाए हुए कुछ बताए हुए हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ये Hg, मरकरी, ये नायोबियम, टाइटेनियम, फिर ये नायोबियम टिन, फिर इसके बाद है मैग्नीशियम बोरोन, मैग्नीशियम बोराइड, लैंथेनम, स्ट्रोंशियम कॉपर ऑक्साइड, यूट्रियम, बेरियम कॉपर ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं सुपर कंडक्टर्स की। लेकिन सुपर कंडक्टर्स की काज क्या है? इसकी काज में ये, और जो ज्यादा ऑथेंटिक थ्योरी है वो बीसीएस थ्योरी है। और इस बीसीएस थ्योरी को इससे ऑथेंटिक इसलिए माना जाता है कि इसको पेश करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बार्डीन, कूपर और स्क्रैफर, ये तीन साइंसदान जो हैं, इनके नाम की वजह से बीसीएस थ्योरी कहते हैं। ये असल में इन्होंने कहा था, इनके मुताबिक सुपर कंडक्टिविटी वजह है इलेक्ट्रॉन की लैटिस के साथ इंटरेक्शन।
और जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं वो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में करते हैं, जिसको कूपर पेयर कहते हैं। तो ये कूपर पेयर इज द रीजन फॉर सुपर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी। हम सुपर कंडक्टिविटी की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां पर आपको हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा थोड़ा मटेरियल्स के बारे में, उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को डिस्कस करना था। तो ये इलेक्ट्रिकल सुपर कंडक्टर्स जो हैं, दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ मटेरियल व्हिच हैव special response when when the current is passing through it. So it is an important class and it is necessary to study these materials in this lecture. Next है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉलीमर्स। आप लोगों ने पीछे सुपर कंडक्टर पढ़ा, पॉलीमर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होती है। पॉलीमर वैसे तो इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन इनमें कंडक्शन होती है, कंडक्शन हो सकती है। ये कंडक्टर, पॉलीमर रबर, कंडक्टिंग रबर जो है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो पॉलीमर जो है वैसे इंसुलेटर है, तो इनमें कंडक्शन कैसे होगी? तो इनकी कंडक्शन इनमें प्रोड्यूस की जाती है। तो कंडक्शन पैदा करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर दो तरीके जो हैं, उनमें एक है इंट्रोड्यूसिंग एन एडिटिव टू द पॉलीमर टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी, और दूसरा क्रिएटिंग पॉलीमर विद इनहेरेंट कंडक्टिविटी। तो ये दोनों अगर हम देखें तो जो एडिशन, इंट्रोड्यूसिंग द एडिटिव टू द पॉलीमर है, वो हम मुख्तलिफ एडिटिव जो हैं उनको हम यूज करते हैं। जैसे कार्बन ब्लैक, ये पॉलीमर में ऐड किया जाता है, जिसके वजह से उनकी कंडक्शन बढ़ जाती है। और अगर हम इनहेरेंट कंडक्टिविटी की बात करें, तो इनहेरेंट कंडक्टिविटी हम डोपिंग के जरिए करते हैं। तो डोपिंग के जरिए या फिर एडिटिव के जरिए हम पॉलीमर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और कंडक्टिंग पॉलीमर जो है वो ज्यादातर ये पॉलीपैराफाइनालिन, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनालिन, एसिटल पॉलीमर्स। तो ये एग्जांपल्स हैं पॉलीमर्स की, कंडक्टिंग पॉलीमर्स की। पॉलीमर की एप्लीकेशन क्या है? ये कंडक्टिंग पॉलीमर की, इनकी एप्लीकेशन पॉलीमर्स की, एक तो कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन है, यानी हार्ट में, हार्ट के जो डिवाइसेस हैं वो हम बनाते हैं। हार्ट की सर्जरी के दौरान जो इस्तेमाल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो इन पॉलीमर से बनाए जाते हैं। बोन्स और जॉइंट और टीथ वगैरह को टाइट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनके क्रैकिंग को ख़त्म करने के लिए हम ये पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम, कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने देखा ये पॉलीमर के बनाए जाते हैं। इसके बाद इंट्राक्यूलर लेंसेज, ये जो एक्चुअल लेंस, आंखों के अंदर लेंस जो डाले जाते हैं, वो भी पॉलीमर्स के बनते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज पॉलीमर की बनाई जाती हैं। और हीमोडायलिसिस मटेरियल, ये किडनी के डायलिसिस के लिए भी हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो पॉलीमर्स के बने होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन, आप लोगों ने ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, सेल्स में ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो मेम्ब्रेन जो बनाई जाएगी वो, यानी आप देखते हैं ये सोलर सेल, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, फ्यूल सेल ऐसे होते हैं जिसमें वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं। तो वो हाइड्रोजन उस मेम्ब्रेन से पास नहीं होती, जबकि ऑक्सीजन पास हो जाती है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन ये पॉलीमर की बनाई जाती है। सर्जिकल स्यूचर्स ये लगाए, ये वो होते हैं ना, ये जो स्टिचिंग करते हैं, इसकी सर्जरी, जब कहीं भी जख्म बहुत ज्यादा गहरा हो तो सर्जरी के लिए जो धागा इस्तेमाल करते हैं, ये भी पॉलीमर का होता है। ये डिसॉल्व हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसके अलावा टिश्यूज इन ग्रोथ पॉलीमर, पॉलीमर से टिश्यूज के अंदर जो टिश्यूज की ग्रोथ की जाती है। और इसके अलावा ड्रग डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर बॉडी के अंदर कहीं ड्रग को डिलीवर करना है तो पॉलीमर के जरिए ये काम किया जाता है। तो ये तमाम पॉलीमर की एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है पॉलीमर की। अगर हम इसके बाद, ये एक और क्लास है मटेरियल्स की कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से, और हम इसको कहेंगे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उस जो बिहेवियर शो करते हैं, जो फिनोमेना शो करते हैं, उसको कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो फेरो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना क्या है? ये फेरो मटेरियल्स के अंदर एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के बगैर ही मटेरियल्स के अंदर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अलाइन हो जाना खुद ब खुद। ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस खुद ही करते हैं,
एक्सटर्नल फील्ड के बगैर। एक तो फील्ड आप अप्लाई करते हैं ना, तो उससे पोलराइज होता है मटेरियल, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वो डाइपोल पोलराइज हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, और इस तरह का हो जाना ये कहलाता है फेरो, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रोसेस जो है फेरो इलेक्ट्रिसिटी यानी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है, ये मटेरियल के अंदर जो एनाइन और कैटाइंस है उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और उनकी पोजीशन जो है सिमेट्रिकल पोजीशन, इसकी वजह से है। फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इनके अंदर जो पोल डायपोल बनते हैं वो परमानेंट होते हैं, और इन मटेरियल्स को हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक के तौर पर। और ये डाइलेक्ट्रिक ज्यादा बेहतर डाइलेक्ट्रिक है खासतौर पर कैपेसिटर्स में, क्योंकि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है और बहुत थोड़ा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है अच्छा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। सो जो वो कैपेसिटर जो जिनमें डाइलेक्ट्रिक हम फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो मटेरियल वो कैपेसिटर रिलेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं। और इनके एग्जांपल जो हैं फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल की, इसमें बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ये रोटले साल्ट, ये पहला जो डिस्कवर्ड फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो है, जिसका फार्मूला जो गिवन है NaCO4H4O6 4H2O। पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4, पोटाशियम नायोबेट KNPO3, लेड जिरकोनेट टाइटिनेट, ये सारे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। और अगर हम इसका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर देखें तो ये बिल्कुल बिहेवियर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे हिस्टैरिसीस लूप आपने BH कर्व पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल उसी तरह का ये PE हिस्टैरिसीस लूप है। यानी अगर हम पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का कर्व ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, बिल्कुल BH कर्व की तरह। और अगर आप लोग देखें, आप ऐसे करते हैं कि आप फील्ड अप्लाई करते हैं और पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जाएंगे एक हद से ज्यादा पोलराइजेशन नहीं बढ़ेगी, और वो पोलराइजेशन जहां पर मैक्सिमम हो उसे हम PS यानी कि सैचुरेशन पोलराइजेशन कहेंगे। अब अगर आप लोग पोलराइजेशन को डिस्टर्ब करते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आप जाहिर बात है फील्ड को कम करना शुरू करोगे। जब फील्ड को कम करना शुरू करेंगे तो पोलराइजेशन उस हिसाब से कम नहीं होगी। इवन आप फील्ड को जीरो कर दोगे, पोलराइजेशन फिर भी मौजूद होगी। और यही खास प्रॉपर्टी है फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। ये बात नोट करने वाली है कि फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की यही तो प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल फील्ड ना भी होगा तो मटेरियल पोलराइज रहेगा। तो ये ग्राफ भी हमें यही बता रहा है। देखो हमने फिगर में अगर देखें तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ जीरो कर दिया, लेकिन पोलराइजेशन है, PR मौजूद है। PR वही रेमिनेंट पोलराइजेशन जो पोलराइजेशन अभी भी है। अगर आम मटेरियल की अगर हम लेंगे तो जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेंगे उसमें फौरन पोलराइजेशन भी जीरो हो जाएगी, लेकिन इसमें पोलराइजेशन जीरो नहीं है। तो इस पोलराइजेशन का जीरो ना होना ये शो करता है कि ये मटेरियल फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और अगर आप लोग इस पोलराइजेशन को खत्म करना चाहें तो आपको रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना होगा, और हम अगर रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो फिर जाकर कहीं ये खत्म होता है। और जितना फील्ड हमने दिया है इसको पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए, उसको हम कहें कोर्सिव फील्ड। कोर्सिव फील्ड जैसे उसमें कोर्सिविटी थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवर्स किया था ताकि वो जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो जीरो हो सके। तो उसी तरह बिल्कुल अगर आप ये सैचुरेशन पोलराइजेशन को जीरो करना चाहते हैं तो जो आप नेगेटिव फील्ड अप्लाई करोगे उसको हम कहते हैं, उसको हम ये कोर्सिव फील्ड कहेंगे। तो ये बिल्कुल इसका ट्रेंड जो है एग्जैक्टली वही है जो हम देखते हैं उसमें BH कर्व में। तो ये फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये खास पहचान है कि अगर हम फील्ड और पोलराइजेशन के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह का हमें लूप मिलेगा, और इस लूप में जो पोलराइजेशन है वो लैग बिहाइंड करेगी फील्ड को। ये एक और बहुत अहम क्लास है मटेरियल की, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो बिहेवियर शो करते हैं उस बिहेवियर को हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? ये कन्वर्जन है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की ये खास प्रॉपर्टी है कि अगर हम उन मटेरियल्स पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये बड़ी मजे की बात हो गई
Piezoelectric material, those material which produce electricity when we apply a stress on it. तो piezoelectric material की ये खूबी है, स्ट्रेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी हासिल करें, तो दोनों काम ही कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसके एप्लीकेशन को देखें तो माइक्रोफोन, अल्ट्रासोनिक जनरेटर, सोनर डिटेक्टर और ये सारे जो मैकेनिकल स्ट्रेन गेज, इनमें इस्तेमाल इसको किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स में ये बेरियम टाइटेनेट, लेड जिरकोनेट, अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और क्वार्ट्ज वगैरह। तो आप लोग ये अगर देखें तो ये अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये तो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल भी था। इसका मतलब है फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये पीजोइलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, बल्कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। आप अगर देखें ये फिगर को तो ये फिगर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है पीजोइलेक्ट्रिक फिनोमेना को। देखिए पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल ये हमारे पास है। अगर हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो हमें वोल्टेज पोटेंशियल मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होती है। वही मटेरियल जब स्ट्रेस वोल्टेज अप्लाई किया तो देखें डिफॉर्मेशन हो गई मटेरियल में। तो ये मटेरियल था जहां पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो वोल्टेज हमें मिला, पोटेंशियल मिला, और इधर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो वो डिफॉर्म हो गया। तो ये दोनों काम इसमें होते हैं। तो ये यही पीजो इलेक्ट्रिसिटी का अमल है जो हम इन मटीरियल में, खास किस्म के मटीरियल में ऑब्जर्व करते हैं, और यही इसमें दिखाया हुआ है कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो सूत्र में अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मिलेगी। ये एक प्रॉब्लम है आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा हॉल इफेक्ट के बारे में। हॉल इफेक्ट मैंने यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं किया कि आप पिछली क्लासेस में हॉल इफेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, तो आप न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इसको देख लोगे। हॉल कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिमेन specimen of depend silicon found to be 3.66 in 10 per -4 meter per coulomb. The stress, so the resistivity of the specimen is 8.93 in 10 per 3 meter. Find the mobility and density of the charge carrier. तो आपको हॉल कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपको लोगों को रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, तो डेंसिटी ऑफ होल फाइंड करना। डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू 1/RHE, यानी हॉल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप दोनों को वैल्यू पुट करें और रिजल्ट लें। मोबिलिटी ऑफ होल्स के लिए μn इज इक्वल टू 1/ρne। रो दिस इज द रेजिस्टिविटी, वो हमने पहले ऊपर हमें गिवन है, और n वो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ द होल वो हमने कैलकुलेट की है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की वैल्यू पुट करो तो आप रिजल्ट हासिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।